अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। बच्चों, किसी भी अपवाह तंत्र को पढ़ने से पहले हमें जल विभाजक को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना जल विभाजक के हम अपवाह तंत्र को समझ नहीं सकते। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है? बच्चों, यदि आप भारत के भौतिक मानचित्र पर दृष्टि दौड़ाएं तो आपको यहाँ पर मुख्य रूप से 4 जल विभाजक नजर आएंगे। यदि आप गंगा के अपवाह तंत्र और सिंधु के अपवाह तंत्र की दिशाओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये अपवाह तंत्र बिल्कुल जिनका स्रोत एक है, हिमालय है, लेकिन इनका गंतव्य स्थान अलग अलग है। एक अरब सागर में जाकर मिलती हैं तो गंगा का अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। आपको इनके दोनों अपवाह तंत्रों के बीच में एक उच्च भूमि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का अरावली पर्वत आदि नजर आती है, जो इसके लिए जल विभाजक का काम करती है। बच्चों, इसी प्रकार से यदि आप प्रायद्वीपीय भारत पर नजर दौड़ाओ तो आपको पश्चिमी घाट एक जल विभाजक के रूप में नजर आएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूर्व दिशा की तरफ होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और कुछ छोटी छोटी धाराएं अरब सागर में मिलती हैं। इसी प्रकार से यदि आप विंध्याचल पर्वत को देखो तो वो गंगा के अपवाह तंत्र के लिए नदियों को उत्तर की तरफ से होते हुए गंगा में मिलाते हुए बंगाल की खाड़ी में भेजता है। तो इसी प्रकार से यदि आप पूर्व में नज़र दौड़ाओ तो आपको पूर्वांचल की उच्च भूमियाँ जल विभाजक के रूप में नज़र आएंगी। यदि आप इनको गहराई से देखो तो आपको भारत का नदी तंत्र बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। भारत का अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः इन्हीं भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। बच्चों, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रेणी के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जब नदी पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है तो वह अपने अत्यधिक तीव्रता और वेग के कारण अपनी तलहटी को लगातार खुरसती रहती है, जिस कारण दोनों तरफ पहाड़ व बीच में अंग्रेजी के अक्षर वी जैसी आकृति बन जाती है, जिसे हम वी आकार की घाटी कहते हैं। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हुई अन्य नदियों की तरह ही 3 कार्य करती हैं। पहला, अपर्दन यानी कि अपनी घाटी को खोदना। यह कार्य ज़्यादातर ऊपरी भाग यानी पहाड़ी भाग में होता है। दूसरा कार्य परिवहन का है, जिसमें खोदे गए पदार्थों कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू आदि को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। तथा तीसरा कार्य निक्षेपण का है, जिसमें यह सारे पदार्थों को जमा करती हैं। नदी के निचले भाग में ज़्यादातर निक्षेपण कार्य ही होता है। चित्र की सहायता से हम इसे आसानी से समझ पाएंगे।
जैसा कि आप इस चित्र में नदी की तीनों अवस्थाओं को देख सकते हैं। ऊपरी अवस्था में नदी अपनी तलहटी को ज़्यादा खोदती है और वी आकार की घाटी बना रही है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का परिवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर, झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण जैसे डेल्टा आदि करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण भी करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं क्योंकि पश्चिमी घाट एक बहुत बड़े जल विभाजक का काम करता है तथा भारत के प्रायद्वीपीय भाग का ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। यदि हम मानचित्र में नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी जैसी नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बच्चों, केवल 2 नदियां इसका अपवाद हैं, वो हैं नर्मदा व तापी। ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पुरानी नदियां मानी जाती हैं। तो आइए बच्चों, हम भारत की नदियों का अध्ययन करते हैं। भारत की नदियों का अध्ययन सुगमता पूर्वक करने के लिए हम भारत की नदियों को मुख्यतः 2 भागों में श्रेणीबद्ध करते हैं, हिमालय की नदियाँ व प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्राय इस प्रकार की श्रेणी से हम अपनी विषय सामग्री को सरल बना सकते हैं। यहाँ मानचित्र में हम देखते हैं कि हिमालय की नदियों में मुख्य रूप से 3 बड़े नदी तंत्र नजर आते हैं, जिनके नाम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हैं। ये नदी तंत्र बहुत लंबे हैं तथा इनके अंदर अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी बड़ी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। बच्चों, जब किसी मुख्य नदी में अन्य सहायक नदियां आकर मिलती हैं तो उसे एक नदी तंत्र कहा जाता है। तो चलिए, पहला नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र है, इसका अवलोकन करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। बच्चों, क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, उसके अनुच्छेदों के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं।